हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कविता और उसकी बहू रश्मि अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे और आज भी सुबह सुबह कविता अपनी बहू पर इसलिए भड़क पड़ी क्योंकि उसकी बहू ने सुबह सुबह ही मीठी चाय बनाई है, जिसे पीकर कविता अपनी बहू रश्मि से कहती है, बहू, ये कोई चाय है? इतनी मीठी चाय पिलाकर मुझे मारेगी क्या? आपको तो आज का मुद्दा भी मिल गया कि मीठी चाय बहू ने बनाई। चाय जितनी मीठी बनाती है उतनी जुबान भी अगर मीठी रखती तो शायद ये लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होते। ये सब सुनकर पास ही बैठा दिलीप अपनी पत्नी रश्मि से कहता है, क्या जरूरत है इतनी मीठी चाय बनाने की? माँ तो सही ही कह रही हैं। अच्छा जी, अब माँ बेटे एक हो गए हैं। सही है, मुझे बहू थोड़ी ना बना कर लाए थे, बल्कि मैं तो इनकी नौकरानी हूँ। मैं तो चली मायके, दोनों माँ बेटे रहो खुश। इतना कहकर रश्मि कमरे में चली जाती है। कुछ देर में दिलीप वहाँ आ जाता है। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। हाँ, ये सही है। पहले माँ के साथ मिल जाओ और जब मैं कहूँ मैं मायके जा रही हूँ तो दिमाग में आया होगा कि बीवी गई तो घर का काम तो आपकी माँ भी आपसे करवाएगी, तो क्यों ना बीवी को ही कमरे में आकर मना लूं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। सच में क्या इतना प्यार करते हो कि मेरे बगैर रह नहीं सकते? हाँ पगली, बहुत प्यार करता हूँ। अब माँ के सामने उन्हें क्या ही कहूँ, समझा करो ना। सच बोल रहे हो ना? हाँ। इस गाने को गाकर दिलीप अपनी नाराज पत्नी को मायके ना जाने से तो मना लेता है, पर बेचारे की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो एक बार में ही उसकी पत्नी मान जाए। अब की बार सास बहू की लड़ाई होती है कपड़े को लेकर, जिसमें दूसरे कपड़े का कलर लग जाता है। तभी सास अपना सूट दिखाते हुए रश्मि से कहती है, बहू देख, तूने कपड़े धोए हैं और उसमें न जाने कौन से कपड़े का रंग लगा दिया है। माँ ध्यान नहीं रहा होगा तभी हुआ ये, वरना मैं कोई गलती नहीं करती। और मुझे अच्छे से पता है तू कितना अच्छा काम करती है। तभी बेचारा दिलीप पानी लेने किचन में जा रहा होता है और अपने पति को देखकर कि बिना बोले वो चैन से पानी पी रहा है, रश्मि अपने पति से कहती है, हाँ, क्यों नहीं, तुम तो चैन से सास बहू के झगड़े को एंजॉय ही करोगे। हाँ, ये तो जोरू का गुलाम हो गया है। इसे कहाँ खबर इसके घर में क्या होता है इसकी बुढ़िया माँ पर। तुम्हारे लिए तो सोफे लगवाती हूँ, चलते झगड़े में पानी कैसे पी रहे हो? चुप करो तुम दोनों, अपना झगड़ा भूलकर मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। मैं तो किचन में बोतल लेकर पानी पीने जा रहा था, चैन से पानी भी नहीं पीने दोगे ना तुम दोनों। बीवी की यहाँ लड़ाई चल रही है, बीवी मर जाएगी और तुम्हें तब भी प्यास ही लगेगी ना। तुम मरोगी उस दिन तो मैं चैन पाऊंगा। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने पापा को फोन करने, मुझे आज ही तुमसे तलाक चाहिए। फ्लो में दिलीप अपनी बीवी को न जाने क्या क्या कह जाता है, लेकिन अब बीवी तो गुस्से में उसे तलाक देने की बातें कर रही थी। ये देखकर दिलीप अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी के लिए गाना गुनगुनाता हुआ कहता है, मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। तुम हो कितने इंटेलिजेंट, सुनने के बाद कह रहे हो मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। कौन सी खुशी दे दी आज तक? अपनी माँ के सामने जलील करने का ठेका ले रखा है और तुम मुझ पर ही प्यार जताओगे। मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। तू भी मान मेरी जान, मैं तुमको तलाक देकर रहूंगी और अपने पापा से ये कहूंगी, मेरी जान ने मुझको पागल है किया, अब लगदा ना जिया। मम्मी पापा तेरे बगैर मैं कल ही इसको तलाक दूंगी, मेरी जान ने मुझे पागल है किया, अब लगदा ना जिया। मम्मी पापा आपके बगैर। तेरे दिल से मैं अब दोबारा खेलूं ना, तू मान मेरी जान, तुझको जाने ना दूंगा। तू भी मान मेरी जान, अब मैं अलग होके रहूंगी और तुझको मैं तलाक देकर रहूंगी। रश्मि, ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, तभी तो मैं इसे गा कर सुनाता रहता हूँ। मान जाओ ना।
तुम्हें मैंने उस दिन भी कहा था ना कि माँ को मैं क्या बोलूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला। अब की बार मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी। मैं मरूंगी तो तुम्हें चैन ना आएगा। देखो अब जब मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से तुम्हें जलील कर कर जाऊंगी तब एहसास होगा तुम्हें। अपनी पत्नी को 1000 कोशिशों के बाद भी दिलीप नहीं मना पाता और वो अपनी पत्नी से अलग होना नहीं चाहता था, क्योंकि वो गुस्से में था जब उसने अपनी पत्नी से वो सारी बातें कही। हालांकि अब की बार दिलीप अपनी पत्नी से कहता है, रश्मि अभी तो हमारी शादी को 6 महीने ही हुए हैं, तुम माँ की आदत जानती हो, मान जाओ ना। नहीं, कल मेरे पापा मुझे लेने आ रहे हैं, मैं चली जाऊंगी अपने घर। सुबह के इंतजार में रश्मि छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है, लेकिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी ये दिलीप देख लेता है और वो रश्मि को उठाकर कमरे में ले जाता है, जिसके बाद कविता के फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर रश्मि का चेकअप करने के बाद बताते हैं, कविता जी आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? मैं दादी बनने वाली हूँ। और मैं बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। डॉक्टर के जाने के बाद कविता और दिलीप रश्मि से कहते हैं, बहू जो भी हुआ उसे भूल जा, एक नई जिंदगी अपने आने वाले बच्चे के साथ शुरू कर। हाँ रश्मि मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। ये खातिरदारी मेरी हो रही है या इस बच्चे की जो इस घर का वंश है? अब ये तुम क्या लगा कर बैठ गई, मान जाओ ना। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आँखों में बसा के रखूंगा। अगर मान गई ये जान तो क्या झगड़ोगे नहीं, या फिर अपने बच्चे के लिए ये सब नाटक है रचा? नहीं मेरी जान, ये कोई नाटक तो नहीं, ये तो हमारा और तुम्हारा बस प्यार है। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहुत समझाने पर भी जब रश्मि नहीं मानती तो दिलीप और कविता रश्मि से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, बहू मेरा और तेरा झगड़ा तो रोज का है, इस बच्चे को सजा ना दे अपने बाप से अलग रहने का। मान जा बहू, अब तो मैं भी तेरे लिए ये गाना गुनगुना देती हूँ। मान जाना बहू, मैं तुझसे अब नहीं झगड़ूंगी, तुझे अपने घर की रानी बना कर रखूंगी। अरे माँ जी आप इतना बोल ही रही हैं तो मायके नहीं जाती, वरना मैं दिलीप के मनाने पर तो रुकू भी ना इस घर में। रश्मि मान तो जाती है, लेकिन अगले दिन होते ही दोनों सास बहू फिर से अपना वादा भूल जाते हैं और ये देखकर दिलीप अपने सर को पीटते हुए कहता है, अब मैं ना बोलूं इनके बीच में तो गलत और बोल दूं तो गलत, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रश्मि दिलीप को टीवी आराम से देखते हुए कहती है, करो एंजॉय, टीवी देखो और मैं और माँ जी निपटा लेंगे एक दूसरे का सर फोड़कर। किसी को कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या? मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। ये सुनते ही रश्मि रसोई से बेलन लेकर आती है और अपने पति पर बेलन फेंक कर मारती है, जिससे उसका सर फूट जाता है और इस हादसे से दिलीप को 3 टाके लगते हैं। ये देखकर कविता और रश्मि को बस 2 से 3 दिन का ही सबक मिलता है। चौथे दिन से फिर से उनकी बहस चालू हो जाती है, जिसे देखकर दिलीप हेलमेट पहनकर दोनों का झगड़ा शांत करवाते हुए कहता है, देखो माँ और रश्मि, तुम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका होता है? मेरा। आप दोनों अच्छे से जानती हैं, फिर क्यों लड़ती हैं? बीच में क्यों आए थे? तो सर फूटेगा ही ना। मैं बीच में आया? तुमने मुझे जबरदस्ती बीच में घुसाया। बहू सही तो कह रही है, फिर आया ना तो हम दोनों के झगड़े में, तो फिर कहेगा बीवी ने मारा या माँ ने मारा। बराबर बोली ना मैं बहू? हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, ये आते हैं बीच में, आप जाते क्यों नहीं? दिलीप बेचारा किस्मत का मारा, जिसकी साइड से बोले वही बेलन फेंक के दे मारे। अब करे तो क्या करे? दिलीप बेचारा ना बीवी का सगा ना माँ का, किसे क्या बोले उसे खुद ही समझ नहीं आता। आरती अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली शहर की रहने वाली थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय उसके ससुर दुर्गेश मॉर्निंग की सैर करके लौट रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन शांति उन्हें रोक कर कहती है, क्या बात है दुर्गेश जी, आज तो आप कई दिनों बाद दिख रहे हैं। हाँ शांति जी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव चला गया था। अच्छा जी, तभी हम कहे कि मोहल्ले की रौनक क्यों कम है। आपके बिना कोई रौनक ही नहीं रहती मोहल्ले में। ये तो बस आपके देखने और सोचने का नजरिया है, वैसे याद तो हमने भी बहुत किया आपको, इसलिए तो देखिए आप मुझे आज सामने ही दिख गयी। दुर्गेश जी, अब बात तो बहुत अच्छी कर लेते हैं,
सच बताएं, आपसे बात किए बिना हमारा तो दिल ही नहीं लगता। शांति जी, ये बात तो हमारे साथ भी है। आपसे बात किए बिना दिल हमारा भी नहीं लगता। आज आप बड़ी आराम से बात कर रहे हैं। आपकी पत्नी जानकी बहन कहाँ गई? शांति जी, क्यों आप सुबह सुबह उसका नाम लेकर हम दोनों की इतनी हसीन सुबह को खराब कर रही हैं? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, क्या पता तूफान कहाँ से आ जाए। दुर्गेश और शांति आपस में बातें कर रहे थे कि तभी दुर्गेश की नजर सामने से आ रही अपनी पत्नी जानकी पर जाती है, जिसे देखते ही वो अपनी पड़ोसन शांति पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, शांति जी, आप ये रोज रोज अपने घर का सारा कूड़ा घर के आगे क्यों कर देती हैं हमारे? इसीलिए जानकी जी आप पर चिल्लाती हैं। तो आप कहती हैं कि वो आपसे लड़ रही हैं। देखिए, आपकी पत्नी कोई सीधी नहीं है और ना ही मैं पागल हूँ जो आपकी पत्नी से लड़ती रहूंगी। और रही बात कूड़े की, तो उसे कोई रख पाता है क्या? हवा से उड़कर जाता होगा आपके घर। देखिए, कम से कम सुबह सुबह तो झूठ मत बोलिए। मैं रोज देखता हूँ आपको अपने घर का कूड़ा हमारे घर की तरफ करते हुए। मुझे देखने के सिवा आपको कोई और काम नहीं है क्या? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दुर्गेश अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अपनी पड़ोसन शांति से लड़ ही रहा था कि तभी वहाँ जानकी आती है और दुर्गेश को कहती है, आप इस औरत से खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? जानकी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनसे लड़ रहा हूँ। इन्होंने हमारे घर के आगे कूड़ा कर रखा है, इसलिए। आपको इस औरत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर चलिए, इसकी तो आदत ही है लड़ने की। इसे तो मैं देख लूंगी। मैं क्या कोई पागल हूँ क्या जो बिना बात के मुझे लड़ने का शौक होगा? शांति जी, ऐसे बिना बात के सबसे लड़ती रहेंगी तो एक दिन वो भी हो जाएंगी। चलो जानकी, हम दोनों अंदर चलते हैं। दुर्गेश इतना कहकर जानकी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। ये सारा ड्रामा दरवाजे पर खड़ी दुर्गेश की बहू आरती सुन रही थी, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है, मुझे तो लगता है ससुर जी का चक्कर शांति आंटी के साथ चल रहा है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे थे उनसे। और माँ जी के आते ही उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए मुझे माँ जी को बताना ही पड़ेगा कि ससुर जी बाहर गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं। आरती दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी जानकी उसे आवाज देकर कहती है, बहू घर के अंदर आजा, ड्रामा खत्म हो गया है। अब जाकर किचन में थोड़ा हाथ भी चला ले, दिल करे तो धीरज के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। सुनो बहू, मुझे भी एक कप चाय दे देना। जी ससुर जी। जानकी चुपचाप किचन में जाकर नाश्ता बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद आरती अपने ससुर के लिए चाय लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, ससुर जी ये लीजिए चाय, और अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। और माँ जी, नाश्ता भी रेडी है। ठीक है बहू, जाकर धीरज को बुला ला, तभी साथ में नाश्ता करते हैं। जी माँ जी, अभी जाती हूँ मैं। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति धीरज को अपने ससुर के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे पिताजी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे दिमाग में इतने गंदे विचार आए कैसे? ऐसा कुछ बोलने से पहले उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और तुम मेरे पिताजी को गलत समझ रही हो। कहीं गलती से माँ को मत कह देना, वरना तुम्हारी इस जासूसी के चक्कर में तुम्हारा ही सामान पैक हो जाए। माँ जी को बताना तो पड़ेगा ना कि ससुर जी की गर्लफ्रेंड है। मेरा काम था समझाने का, मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब चले नाश्ता करने। कुछ समय बाद सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और धीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन आरती के मन में अपने ससुर की गर्लफ्रेंड वाली बात घर कर जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन आरती अपने ससुर के कमरे की सफाई करने के लिए उनके कमरे में जाती है कि वो अपने ससुर को किसी की फोटो लिए बातें करता सुनती है। तुम ही तो मेरा पहला प्यार हो, मैं बिना तुम्हें देखे एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। कितना पुराना प्यार हो तुम मेरा, मेरी ड्रीम गर्ल। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है या देखने का मन करता है तो मैं तुम्हारी ये तस्वीर देख लेता हूँ। इसीलिए तुम्हें हमेशा अपने करीब रखता हूँ। दुर्गेश की कही सारी बातें उसके कमरे से बाहर खड़ी आरती सुन लेती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, मेरे ससुर जी तो बहुत ही बड़े वाले ठरकी निकले। इस उम्र में दो गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ जी का क्या होगा? मुझे आज उन्हें बताना ही होगा। आरती इतना सोचकर कमरे में ना जाकर सीधा अपनी सास जानकी के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी, आपको कुछ पता भी रहता है क्या? ससुर जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं?
बहू अब तेरा क्या मन है? मैं तेरे ससुर की बॉडीगार्ड बनकर घूमूं या कोई बच्चे हैं ये जो गुम हो जाएंगे उन पर नजर रखूं? माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है ससुर जी के बारे में। मेरे पास टाइम नहीं है उनके बारे में कुछ सुनने का, और तू घर के काम छोड़कर उनकी कथा सुनाने में लग जाए कर बस। हद है, सासू माँ तो सुनने को तैयार ही नहीं है कि ससुर जी की एक नहीं बल्कि 2 गर्लफ्रेंड है, 2। अपनी सास के कहने पर आरती गुस्से में जाकर अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय वो अपने ससुर को चाय देने छत पर जाती है, जहां वो अपने ससुर को फोन पर किसी से बातें करता सुनती है। तुम्हारे बिना सब टाइम पास है, असली मजा तो तुम्हारे साथ ही आता है। कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, जल्दी मिलने का कोई प्लान बनाओ यार, बहुत बोर हो गया हूँ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अपने ससुर की बात सुनकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, बताओ, बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे। मेरे ससुर जी तो बड़े से भी बड़े वाले ठरकी हैं, जिनकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 गर्लफ्रेंड है। हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ? आरती इतना सोचकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है और लौटते समय वो अपने ससुर और अपनी पड़ोसन को एक पार्क में बैठकर बातें करता देखती है। तभी वो उनके पास जाकर चुपके से उनकी फोटो लेती है और घर आकर अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, जरा ये फोटो देखिए। इसमें देखने जैसा क्या है? इन दोनों को तो रोज ही देखती हूँ। माँ जी, ससुर जी इनके साथ अकेले पार्क में बैठे हैं। ये गर्लफ्रेंड है इनकी, बल्कि ये नहीं, इनके अलावा 2 गर्लफ्रेंड और है इनकी, एक ये फोन वाली, एक ये फोटो वाली। अरे बहू, मुझे इनकी तीनों गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। माँ जी, आपको फर्क नहीं पड़ता? ससुर जी की 3-3 गर्लफ्रेंड है। बहू, आज मैं तेरी गलतफहमी दूर ही कर देती हूँ। जानकी अपनी बहू को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ दुर्गेश आता है और जानकी उसे वो फोटो और अपना फोन लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद दुर्गेश फोटो लाकर अपनी पत्नी को देता है, जो कि हीरोइन हेमा मालिनी की थी, जिसे देखते ही आरती हैरान हो जाती है और जानकी कहती है, बहू, ये हेमा मालिनी को अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं और पहला प्यार भी है, और फोन पर इनके बहुत पुराने दोस्त हैं। उनसे बात करते टाइम तो ये गर्लफ्रेंड को ही फेल कर दे ऐसी बातें करते हैं। और जिसकी फोटो तू लाई है मुझे दिखाने, वो इनकी बचपन की दोस्त है। मेरी उससे पटती नहीं है, इसलिए ये उससे चोरी से मिलते हैं। अपनी सास की सारी बातें सुनने के बाद आरती की गलतफहमी दूर होती है और वो अपने ससुर पर गलत शक करने के लिए उनसे माफी मांगती है। रंगों के महीने फाल्गुन की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह सवेरे रंगोली हाथों में मारकर लिए हुए हॉल में टंगे कैलेंडर पर सर्कल कर रही होती है। तभी अचानक उसकी सास यशोदा उसके पीछे आकर खड़ी होकर कहती है, फिर शुरू हो गई क्या? सुबह सुबह लीपा पोती लगा रखी है? अरे क्यों इस बेचारे खूबसूरत कैलेंडर को रंगे जा रही है? बस 5 दिन बचे हैं। अरे दिन क्यों गिने जा रही है? बहू, तुम मायके जाने वाली है क्या? नहीं तो माँ जी। तो फिर कैलेंडर पर ये गोल गोल चक्री क्यों बना रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कहीं तू बोरा तो नहीं गई? निपटने वाली है क्या जो तारीखों पर गोले लगा रही है? माँ जी, होली आने वाली है और आपको तो पता है ना, होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। कैसे भूल सकती हूँ होली को? पिछले साल पूरा मोहल्ला भांग पीकर बोरा गया था। न जाने किस मूर्ख ने ठंडाई में भांग मिला दी थी। ये तो वही मिसाल हो गई, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। माँ जी, होली के दिन वो महान कार्य आपकी सी बहू रंगोली ने किया था। अरे कहाँ खो गई? चाय पानी नसीब होगा आज की नहीं? 10 बज गए हैं। अब अपनी इस होली का जिक्र बंद करके कुछ बना ले, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। रंगोली फटाफट किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है और सभी एक साथ चाय नाश्ता करके सुबह की शुरुआत करते हैं। रंगोली हर दिन कैलेंडर की तारीख पर मार्क करती। नाश्ते के बाद यशोदा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी रंगोली चिल्लाते हुए उसके पास आकर उसे गले से लगाकर कहती है, माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे क्या हो गया? बंदर की तरह उछल कूद क्यों कर रही है? दौरा तो नहीं पड़ गया तुझे? भौंकेगी भी? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। कौन सी घड़ी? माँ जी, होली आ गई।
तो तेरे बुराने का कारण फिर से होली था। लोग भी भांग पीने के बाद बुराते हैं, पर तुझे तो बिना पिए ही चढ़ जाती है। जानती हूँ माँ जी, पर होली की शुरुआत आज अभी इस वक्त से हो गई है। अगले ही पल रंगोली बाल्टी में रंगों से भरा बैलून लाकर छत पर निकल पड़ती है और आते जाते सभी लोगों को रंग बिरंगा कर देती है। तभी रंगोली का गुब्बारा पड़ोस में रहने वाली शकुंतला पर जाकर फूट जाता है और वो रंगों से सराबोर होकर कहती है, हाय मोरी मैया, कौन है ये बकलोल? अरे रंगोली बौरिया, बौरा गई लेका। बुरा न मानो, होली है। अब ही मनावत है तुहार होली। जाके तुहार सासू माई से उड़न दई थे, उहे तुहार अकल ठिकान लगाई। अरे ये फाग राग में तो आप एकदम स्वर्ग से आई शकुंतला लग रही हैं। यकीन नहीं होता तो मोहन काका से पूछ लीजिए, उनका तो एक ही जवाब होगा। कौन सा जवाब? अरे अब जाने भी दीजिए। इन रंगों में रंगकर आप 60 बरस की नहीं बल्कि 16 बरस की शकुंतला लग रही है। बहुरिया, तू साच कहत है, तब तो तू अब हमके बसंती रंग में रंग दे, ताकि ये रंग हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगा दे। बाल बाल बजी। होलिका दहन के दिन ही होली की शौकीन रंगोली होली का आगाज करती है। शाम को सभी मोहल्ले वाले होलिका दहन के लिए एकत्रित होते हैं और पूजा करने के बाद सभी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन रंगोली घर आकर फुल वॉल्यूम पर स्पीकर चलाकर कमरे में डांस कर रही होती है। तभी यशोदा आकर स्पीकर बंद करते हुए कहती है, भांग चढ़ा ली है क्या जो बोरा गई है? ये मेरा घर है, डिस्को नहीं जो बिलायती गाने बजाकर कान फाड़ रही है। माँ जी, आपको इस गाने से दिक्कत है कोई? नहीं, मैं अमिताभ की किताब खोलती हूँ, उसके गाने पर नाचेंगे फिर हम, ठीक है? अरे माँ जी, आपके पास शोले के गब्बर का एड्रेस है क्या? आप उसे खबर पहुँचा देना कि ये डायलॉग उसने कब मारा है। होली होली, अरे होली नहीं हुई, आफत हो गई, पूरी तरह से बोरा गई है। सुबह तूने आते जाते लोगों पर बिन बादल बरसात कर दी गुब्बारे फोड़ के, और अब तेरी ये करतूतें बता रहे हैं सब। खबरदार जो ऐसी बचकानी हरकत दोबारा करी तो। अपनी सास की डांट को सुनकर रंगोली उस रात तो शांत हो जाती है और होली की सुबह रंगोली जल्दी उठकर सारा काम धाम खत्म करती है। तभी यशोदा आंखें मलती हुई किचन में आकर कहती है, क्या बात है, आज तो बहू ने सवेरे सवेरे ही सारा काम निपटा दिया। पर ये ठंडाई किचन में कहाँ से आई और बहू कहाँ है? किचन से निकलकर यशोदा बहू के कमरे में जाती है, जहाँ अजीबोगरीब मंजर देखकर यशोदा कहती है, हाय हाय, ये क्या चमगादड़ों की तरह उल्टी लटकी हुई है? सर नीचे और पैर बेड पर क्यों लटका रखे हैं? भोर सवेरे ही भांग चढ़ा ली क्या तूने? सही पकड़ा सासू माँ, हैप्पी होली। अरे बस कर, और कितना रंग पोतेगी मुझे? सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, लगता है आज मैं नहीं धरती मेरे चक्कर लगा रही है। हे शिव जी, ये तो सच में भांग चढ़ाकर बोरा गई। अरे नशेड़न, किसने कहा था तुझे भांग गटकने को? अभी भी पीने में कोई कमी कसर रह गई हो तो जाकर भांग की बाल्टी में डूब मर। यशोदा के ऐसा कहने पर रंगोली भांग के नशे में झूमती हुई किचन में जाकर भांग से भरी बाल्टी में मुंह डुबो लेती है। तभी यशोदा कहती है, अरे ये तो सच में बाल्टी में कूद पड़ी। हे भगवान, ये तो भांग पीकर पूरी तरह बोरा गई है। कोई बचाओ मुझे, मैं सुरंग में फंस गई हूँ, कोई मदद करो, मुझे बाहर निकालो। इतनी भांग चढ़ा ली है इस पियक्कड़ ने कि बाल्टी के अंदर ही से सुरंग दिख रही है। अरे क्या नागिन की तरह लहरा रही है? सीधी खड़ी रह, वरना आज तेरा सर इस बाल्टी से बाहर नहीं निकलने वाला। यशोदा रंगोली को सीधा खड़ा करती है और सारी भांग रंगोली के ऊपर गिर जाती है, लेकिन बाल्टी यूं ही अटकी रह जाती है। यशोदा उस बाल्टी को निकालने की कोशिश करती है, जिस पर रंगोली बोलती है, मुझे पता था यशोदा, तू मुझे इस सुरंग से बाहर जरूर निकालेगी। रंगोली की आवाज सुनकर उसका पति किशन वहाँ दौड़ते हुए आकर कहता है, माँ, ये सब क्या है? अरे पूछ मत बेटा, सुबह सवेरे ही भांग पीकर बोरा गई है, तब से उल्टे सीधे तमाशे किए जा रही है। काफी कोशिश के बाद रंगोली का सर बाहर निकल जाता है और भांग के नशे में धुत रंगोली कहती है, शुक्रिया भाई साहब, मुझे सुरंग से बाहर निकालने के लिए। भाई साहब,
मैं तुम्हारा पति हूँ किशन। अरे मैं तेरी सास हूँ यशोदा। भांग के नशे में ऐसा भी क्या चूर हो गई कि तुझे अपने रिश्ते ही पहचान में नहीं आ रहे? अरे पति को भाई बुला रही है, बताओ। भैया कहो या सैया कहो, बात तो एक ही है ना। ओ यशोदा, चल जा मेरे लिए पकौड़े लेकर आ। और तू यशोदा के किशन, चल नाच के दिखा। माँ इसकी भांग उतरेगी कब तक? कुछ करो ना इस नमूनी का। अभी कुछ नहीं हो सकता। भांग पीकर खुद तो बोरा गई है, साथ में हमें भी नाच रचा रही है। भांग पीकर बोराई रंगोली पूरे दिन अपनी सास से सेवा पानी करवाती है। तभी दरवाजे पर हाथों में गुलाल का पैकेट लिए हुए कुमकुम आकर कहती है, हैप्पी होली आप सभी को। अरे यशोदा काकी, ये खुफिया नक्शा किसने बनाया है? जुबान संभाल के बोल बे, रंगोली है वो। अरे ये रंगोली इतना डोल क्यों रही है? भांग चढ़ा ली क्या? तभी कहूँ रंगोली की जगह नक्शा क्यों नजर आ रहा है? पी कर बनाई है। बोला था ना जुबान संभाल के बात कर। अगली बार मेरी रंगोली की खिल्ली उड़ाई ना तो तेरे थोपड़े का ये नक्शा बिगाड़ दूंगी। तेरा जो भी नाम है झुनझुन टुनटुन। हाय हाय, मार डाला रे काकी, तुम्हारी बहुरिया बोर्रा गई है क्या? कितनी जोर से कंटाप लगाया। हाँ, भांग के नशे में है ये, और अगर दोबारा नहीं पिटना चाहती तो निकल जा। जाने ये होली आती ही क्यों है? पता नहीं इस बोराई हुई बहू के और कितने पंगे देखने को मिलेंगे मुझे। यशोदा जा ठंडा ला। अरे इतनी पीली क्या कम है जो तुझे और भांग पीनी है? होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। पतिदेव, तुम इतने कोरे सादे क्यों दिख रहे हो? इधर आओ, रंग लगाओ। हैप्पी होली। अरे इतने पैकेट रंग के पड़े हुए हैं, ये रंगोली का रंग ही मिला था मेरे चेहरे पर पोतने को। नशे में चूर रंगोली दौड़ती हुई सरपट से दरवाजे के बाहर कूद पड़ती है। साथ ही मोहल्ले के लोगों से पंगे लेने लगती है, जिसे देखकर किशन कहता है, माँ कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। एक बार बस ये भांग का नशा उतारने दे। इसकी होली के कारनामे मेरे सीने पर गोली चला रहे हैं। देख नहीं रहा कैसे सबके चेहरे पर रंगों से लीपापोती कर रही है, कैसे सबके ग्लास छीन छीन के भांग गटक रही है। ये तो पूरी की पूरी शिव भक्त निकली। भांग के नशे में झूमती हुई रंगोली होली के दिन पूरे मोहल्ले में तबाही मचाती फिरती है, और न सिर्फ अपनी सास बल्कि मोहल्ले के तमाम लोगों को काला पीला बनाकर मदन के पास जा पहुंचती है और उसे रंग लगाते हुए कहती है, हैप्पी होली जोगी बाबा। भाभी जी, आपने भांग पी ली है क्या? मैं मदन हूँ, बाबा नहीं। अरे अरे संभाल के भाभी जी। इसके भांग के कारण सुबह से कुत्ते बिल्ली की तरह इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। कल से पहले इसका नशा उतरने से रहा, अब तो एक ही रास्ता है। चल तू इसके पैर पकड़ और मैं हाथ पकड़ती हूँ। ऐसे ही घर लेकर जाना पड़ेगा इसको। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। होली के नाम पर सुबह से बवाल मचा रखा है इसने। दोनों एक साथ उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और अगले दिन रंगोली भोली बहू का भेष धरकर सभी से अपने बुराईपन के लिए माफी मांगती है। प्रिया अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है और उसका पति अभिनव सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उनकी पड़ोसन मनप्रीत अपने हाथों में शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा लेकर उनके पास आती है और प्रिया को आवाज लगाकर बोलती है, प्रिया दीदी, ओ प्रिया दीदी, क्या कामों में लगी हो? जरा यहाँ आओ। मनप्रीत की आवाज सुनकर अभिनव जल्दी से अखबार छोड़कर उसके सामने आता है और प्यार भरी निगाहों से उसको देखकर बोलता है, अरे मनप्रीत जी, आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। हमारा दिन रंगीन कर दिया आपने तो। आपके कहने का मतलब ये है अभिनव जी कि मुझे देखकर आपका दिन रंगीन हो जाता है? जी सही कहा आपने। वैसे आपने सुबह सुबह आने का कष्ट क्यों किया? अभिनव की ये बात सुनकर पीछे से आ रही प्रिया बोलती है, कष्ट उसने किया, पैर और गुर्दे आपके को छिल रहे हैं और तुम मनप्रीत सुबह सुबह मुंह उठाकर पड़ोसियों के घर आने का कारण जान सकती हूँ। अरे प्रिया दीदी, आप तो गुस्सा हो गई। मेरा और अभिजी का तो चलता रहता है। क्या चलता रहता है? अरे मजाक। अगर तुम्हारा मजाक पूरा हो गया हो तो तुम अपने यहाँ आने का कारण बता दो और फिर अपने इन्हीं पैरों से चलती बनो। अरे हाँ, ये लीजिए शादी का कार्ड।
अगले हफ्ते मेरी शादी है और आपको जरूर आना है। क्या शादी, वो भी आपकी? मनप्रीत की शादी की खबर सुनकर अभिनव के होश उड़ जाते हैं और वहीं प्रिया खुश होते हुए उसे गले लगाकर बधाई देकर कार्ड को एक्सेप्ट करके घर भेज देती है। जिसके बाद वो सोफे पर बैठकर कार्ड पढ़ रही होती है। तभी उसकी नजर सदमे में खड़े अभिनव के ऊपर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे तुम क्यों जब से ऐसे सदमे में खड़े हो? अरे पड़ोसन की शादी है, हजारों काम होंगे उनके घर पर। जाओ, जाकर हाथ बटा देना, आखिर वो जाने वाली है इस मोहल्ले से। इसी बात का तो दुख है, एक वही तो थी इस मोहल्ले की आन बान शान, वो भी शादी कर रही है। अब ये आंखें किसको ढूंढेंगी सुबह सुबह? मन में बोलने की जगह तुम मुंह पर बोल लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब शौक मना लिया हो तो काम पर निकलो। बेचारा अभिनव अपने आंसुओं को आंखों में छुपाए कमरे में जाता है और ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर में वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल भी जाता है और वहाँ पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लगता। ये देखकर उसका दोस्त पंकज उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ भाई, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, जैसे तेरा सब कुछ उजड़ गया हो, तू बर्बाद हो गया हो। भाई मैं बर्बाद ही हो गया हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया। भाभी जी भाग गई क्या? ये तो खुशी की बात होती ना, इसमें दुख कैसा? लेकिन यहाँ वो नहीं भागी, बल्कि कोई और है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारा मोहल्ला छोड़कर जा रही है। कौन बे, और क्यों जा रही, साफ साफ बोलना। अरे यार, मेरी पड़ोसन की शादी हो रही है, 1 हफ्ते बाद वो चली जाएगी। अबे साले, तेरे जैसे मर्द ही बाकियों को बदनाम करते हैं, अपनी बीबी के होते हुए पड़ोसन को ताड़ते हुए शर्म नहीं आती? साले ऐसी बात है तो तू अपनी पड़ोसन मीना की सेटिंग का पता लगने पर फुट फुट के क्यों रोया था? वो तो ऐसे ही। अच्छा ये छोड़, देख जो होना है वो तो होगा ही। पड़ोसन की शादी होने वाली है, जितना टाइम बचा है एंजॉय कर। उसे घर में काम करने के बहाने जाकर देख, हर रस्म में आगे बढ़कर रह, इससे शादी के बाद भी वो तुझे नहीं भूलेगी। अच्छा चल ठीक है, अब देख ऐसी तैयारियां करूंगा ना पड़ोसन की शादी की कि लोगों को लगेगा मेरी शादी है। शाम को घर आने पर अभिनव जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाता है और ये देखकर प्रिया बोलती है, अभी तो आए हो, अब दोबारा कहाँ जा रहे हो? भूल गई? तुमने ही तो कहा था कि पड़ोसन की शादी है, जाकर काम करवाओ, तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा तुम खाना खा लेना, मैं शायद वहीं खा कर आऊँ। इतना बोलकर अभिनव अपने घर से पड़ोसन के घर चला जाता है, जहाँ पर शादी की तैयारियां हो रही होती है। तभी मनप्रीत की माँ कमला अभिनव को वहाँ देखकर बोलती है, अरे अभिनव बेटा, आओ आओ, क्या लोगे, चाय कॉफी? अरे आंटी, अपने घर में भी मेहमानों की तरह चाय कॉफी पीऊंगा क्या? आप बस काम बताइए, मनप्रीत जी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सच में बेटा, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। चलो अब हमें भी किसी अपने की मदद मिल जाएगी। वैसे एक काम था, मनप्रीत को उसका लहंगा लेने जाना है, तो तुम क्या अपनी गाड़ी से ले जाओगे उसे? नेकी और पूछ। अरे जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है आंटी जी, आप मनप्रीत जी को बुलाइए। कमला मनप्रीत को बुला देती है, जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर आकर कार में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी सामने अपने घर से प्रिया बाहर निकलकर अभिनव को देखकर बोलती है, कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि घर का काम करवाने जा रहे हो। अरे मनप्रीत जी को उनकी शादी का लहंगा दिलवाने जा रहा हूँ। अच्छा हम चलते हैं, बाय। बाय प्रिया दीदी। प्रिया के सामने ही दोनों कार में बैठकर निकल लेते हैं। ये देखकर उसकी तन बदन में आग लगने लगती है और वो बोलती है, शादी पड़ोसन की है और उछल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद की शादी हो। आने दो, बताती हूँ। अभिनव और मनप्रीत कुछ देर में बड़े हंसते खिलखिलाते हुए घर आते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में भी अभिनव ही सबसे आगे था। ये देखकर प्रिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही शादी से एक दिन पहले अभिनव प्रिया से बोलता है, अच्छा सुनो जान, हमें शादी में देने के लिए गिफ्ट लेने चलना चाहिए। क्या करना है? घर में कुछ साड़ी पड़ी हुई है, नई की नई, मैंने बांधी भी नहीं है, वो दे देंगे। तुम पागल हो क्या? अपनी पड़ोसन की शादी है यार, ऐसी ही कोई भी साड़ी थोड़ी दे देंगे, कुछ अच्छा सा देंगे। अपनी पड़ोसन की शादी से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ना ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, समझ गए? मैं देख रही हूँ, बड़ा उछल उछल के तैयारियाँ करवा रहे हो। हद है तुम्हारी भी,
पड़ोसी धर्म निभाने में भी तुमको दिक्कत है। तुम्हारे पड़ोसी धर्म को खत्म होने दो जरा, फिर तुम्हें मैं अपना पत्नी धर्म दिखाऊंगी। आंखें दिखाती हुई प्रिया से बचने के लिए अभिनव काम का बहाना बनाकर चला जाता है और बाहर से एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है अपनी पड़ोसन को देने के लिए। कुछ ही देर में वेडिंग हॉल में मनप्रीत शादी के जोड़े में सजी धजी आती है और उसे देखकर अभिनव बोलता है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी मनप्रीत। उसकी इस बात पर प्रिया उसे घूर कर देखती है, जिस पर वो अपनी बात को पलटते हुए बोलता है, अरे मतलब हमारी मनप्रीत। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं और रिश्तेदार फोटो खिंचवा रहे होते हैं। ये देखकर एक बार फिर अभिनव बोलता है, यार कितनी सुंदर दिख रही है मेरी मनप्रीत। ये सुनकर प्रिया जोर से अपनी सैंडल उसके पैर पर मारती है, जिस पर अभिनव बोलता है, अरे सॉरी बेबी, मेरा मतलब था कि हमारी मनप्रीत। ये जो पड़ोसन की शादी के ख्वाब परवान चढ़ रहे हैं ना, इनको तो मैं धरती पर उतारूंगी। कुछ ही देर में मनप्रीत मंडप में आती है तो पंडित जी लड़की के भाई को बुलाने को कहते हैं गठबंधन के लिए, जिस पर कमला बोलती है, पंडित जी, मनप्रीत का तो कोई भाई नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि जिसको वो भाई मानती हो वो गठबंधन कर दे? कमला की बात पर पंडित जी हामी भर देते हैं, जिसके बाद वो अभिनव और प्रिया के पास आकर बोलती है, अभिनव बेटा, तुम शादी की तैयारियों में बहुत मदद कर रहे थे हमारी। बेटा, एक और मदद कर दो जरा हमारी। अरे कमला आंटी, हम आपके बच्चों जैसे हैं। बोलिए बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको? बेटा प्रिया, तुम और अभिनव मिलकर मनप्रीत के भाई भाभी बनकर उसका गठबंधन कर दो। क्या? क्या भैया भाभी? वाह, सही है। अब पता चलेगा, बड़ा उछल रहे थे ना पड़ोसन की शादी में, अब पड़ोसन बहन की शादी हो गई। जी जी आंटी जी, क्यों नहीं, चलो मनप्रीत के भैया अभिनव। प्रिया जबरदस्ती अभिनव को लेकर जाती है और दोनों मिलकर मनप्रीत का गठबंधन करते हैं, जिसके बाद बेचारा अभिनव, जो अब तक पड़ोसन की शादी में दुल्हा बने घूम रहा था, वो अब भाई बन जाता है। इसीलिए कहते हैं पड़ोसन सिर्फ एक हसीन ख्वाब है, जो एक न एक दिन टूटेगा ही, जैसे आज अभिनव का टूटा, और ख्वाब के साथ घर जाकर हड्डियां और टांगे भी। इसीलिए सावधान रहिए। सोहम और रिंकी दो भाई बहन आपस में खूब लड़ा झगड़ा करते थे। रिंकी अपने चुलबुलेपन से सोहम को हमेशा परेशान किया करती। एक शाम घर आने के लिए सोहम कान में हेडफोन लगाए बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी पीछे से रिंकी वहां आकर उसके हेडफोन छीनकर कहती है, ओए गधे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बस स्टैंड है, यहाँ टैक्सी नहीं रुकती। हाँ तो मैं भी यहाँ टैक्सी नहीं बस के लिए ही खड़ा हूँ। चल अभी मेरे हेडफोन वापस कर। क्या बात है, टैक्सी में जाने वाला बंदा आज बस का इंतजार कर रहा है। लगता है कड़की जल रही है। चल भी रही है तो तुझे क्यों बताऊँ? तू क्या अपनी पॉकेट मनी मुझसे शेयर करेगी? अब दे मेरा हेडफोन। मैं क्यों दूं? अब तो घर पर ही मिलेगा। पूरे रास्ते ऐसे ही बोर होते जा। देख चुपचाप दे दे, वरना एक जोरदार घूंसा पड़ेगा। देख ले, यहाँ मम्मी भी नहीं है जो बीच बचाव करके तुझे बचा लेंगी। मैं तो नहीं दे रही, दम है तो छीन ले भाई, जैसे मैंने छीना है। ठीक है बेटा, आज तो मुझसे सड़क पर मार खाकर मानेगी। रुक जा अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो रिंकी से जबरदस्ती हेडफोन वापस लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए रिंकी को जोर से रोड की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो रोड पर जोर से गिरती है। सोहम उसे उठाने जा ही रहा होता है कि तभी रोड पर तेज रफ्तार से कार आकर अचानक से रिंकी के ऊपर से गुजर जाती है और रिंकी खून से लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। सोहम उसे इस हालत में देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तब तक उसकी बहन रिंकी इस दुनिया से जा चुकी थी। सभी उदास उसकी शोक सभा में बैठे होते हैं। तभी सोहम को रिंकी उसकी माला चढ़ी फोटो के बगल में हवा में लटकती हुई नजर आती है और उसकी मां निमकी सोहम के कंधों पर सर रखकर रोते हुए कहती है, हाय मेरी फूल सी बच्ची निपट गई। हमेशा इस निकम्मे से लड़ती रहती थी,
अब तो किससे लड़ेगा सोहम? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पगलेट कैसे मर सकती है? आप फालतू में टेस हुए मत बहाओ माँ। देखो तो कैसी हवा में लटकी पड़ी है। अरे नालायक, मैं शौक से आंसू नहीं बहा रही हूँ। तेरी बहन टपक गई और तू मुझे रोने से भी मना कर रहा है। बस बस निमकी बहन, अरे गुस्सा न करो लड़के पे। उससे भी तो अचानक अपनी बहन के जाने का दुख है। अरे कैसा दुख? किसकी मौत? दिख नहीं रहा आप सबको कैसे फोटो के बगल में हवा में लटकी पड़ी है ये रिंकी? हाय हाय, मेरा लड़का पगला गया। शालिनी बहन, देखो तो अपनी बहन के जाने के बाद भी इसको उसके होने का एहसास हो रहा है। ये तो होना ही था, आखिर रिंकी बहन जो थी इसकी। ओहो, थी नहीं है, अभी भी यही है रिंकी। माँ आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? मैं बता रहा हूँ, ये इस लड़की की कोई शैतानी होगी। ओए गधी, वहाँ लटकी क्या दांत फाड़ रही है? नीचे आ। रिंकी हवा में लटक कर हंस रही थी, लेकिन सिवाय सोहम के वो किसी को नहीं दिख रही थी। निमकी सोहम की इस हरकत से चिंता में आ जाती है, इसीलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी अपने गाल पर हाथ रखते हुए सोहम कहता है, अरे मुझे क्यों बजा रही हो? मैंने क्या किया? मार नहीं रही बेटा, होश में ला रही हूँ। अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर आ। बेटी तो निकल ली, अब बेटे को पागल होते नहीं देख सकती है माँ। अरे पर जब इतना कहकर जब वो दोबारा रिंकी को देखता है तो वो वहाँ नहीं होती, और ये देखकर वो चौंकता है और हैरानी से माला चढ़ी उसकी फोटो को देखता है। समय बीतता है और सोहम रिंकी को देखने की बात को अपना वहम समझ के भूलता है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक सुबह जब सोहम सो रहा होता है तो उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। उठ जा कुत्ते, मुझे मरता छोड़कर तू चैन की नींद खींचेगा। उठ नलायक। ये डरावनी आवाज उसके कानों में जैसे ही पड़ती है, वो अचानक से डरता हुआ उठकर बैठ जाता है। लेकिन कमरे में किसी को ना देखकर वो राहत की सांस भरते हुए जैसे ही अपने बगल में देखता है तो अपने बेड पर रिंकी को बैठा देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर निमकी वहाँ आकर बोलती है, क्यों सुबह सुबह हाय हल्ला मचा रहा है? चूहा दिख गया या कॉकरोच? माँ, रिंकी को देखा मैंने अभी अभी। अरे देखा तो मैंने भी था तेरी बहन को। आज मेरे सपने में आकर कह रही थी, माँ घुइयां के पराठे बना दो, बड़ी भूख लगी है। मैं बनाकर उसे खिलाने ही वाली थी कि मेरी आँख खुल गई। हाय मेरी बच्ची। अरे सपने में नहीं माँ, हकीकत में यही मेरे बेड पर बैठी थी। उसी ने मुझे, ए कुत्ते उठ, ऐसे करके उठाया। कसम से माँ, मैंने उसे देखा। अरे नालायक, बहन तो टपक गई, अब तू मेरा भी ऊपर का टिकट कटवाना चाहता है क्या? क्यों बेचारी के नाम पर झूठी कसम खा रहा है? जा जाकर फ्रेश हो। इतना कहकर वो चली जाती है और उसके जाते ही रिंकी उसे दीवार पर चिपकी नजर आती है और वो डरते हुए चिल्लाकर कहता है, माँ, सच में वो यही है। देखो माँ, जल्दी आओ। क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला बैठा रहा है? माँ वापस भी आ गई तो भी मुझे नहीं देख सकती। मैं सिर्फ तुझे दिखाई दूंगी मेरे भाई। बहन तू तो मर चुकी है ना, फिर तो मुझे दिखाई क्यों दे रही है? सच बोल, मैं सो रहा हूँ ना, तू मुझे सपने में आकर डरा रही है ना? अबे कम दिमाग के, इतनी पढ़ाई लिखाई सब चीजों का सत्यानाश कर डाला तूने। गधे, सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। पर बहन तू ऐसे आत्मा बनकर क्यों भटक रही है? मर गई है तो चैन से नरक में रहती ना। मेरे प्राण सुखाने क्यों आत्मा बनकर वापस आ गई? मोटे, तेरे कारण मैं भटक रही हूँ। कैसा जालिम भाई है तू। एक हेडफोन के चलते तूने अपनी चलती फिरती बहन को टपका डाला। अब देख कैसे तू उस हेडफोन के टुकड़े अपने हाथों से करेगा। मतलब? तभी रिंकी की आत्मा सोहम के शरीर में समा जाती है, जिसके कारण सोहम की आंखें लाल हो जाती है और वो टेबल पर पड़े उस हेडफोन को उठाकर हॉल में ले जाता है और जोर से उसे जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी सोहम मन में बोलता है, ये क्या करने जा रही है? कहीं मेरे शरीर में आकर मुझसे ही हेडफोन तो नहीं तोड़वाना चाहती? आज इस हेडफोन को चूर चूर कर दूंगी। नहीं बहन, तू ऐसा मत कर। तू मर गई तो क्या, अब इस हेडफोन की जान भी ले लेगी? हाँ, इसे मैं तेरे ही हाथों से तोड़वाऊंगी। अरे बहन, पाई पाई जोड़कर मैंने इसे खरीदा था।
वो उसकी एक नहीं सुनती और उसके शरीर में होने के कारण सोहम खुद से जोर से हेडफोन जमीन पर दे मारता है, जिससे उस हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी रिंकी की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। समय बीतता है। एक दिन जब सोहम बाथरूम में नहा रहा होता है तो एकदम से पानी आना बंद हो जाता है और सोहम साबुन लगाए हुए खुद से कहता है, क्या मुसीबत है, टंकी इतनी जल्दी खाली कैसे हो गई? तभी बाहर से रिंकी की आत्मा की डरावनी आवाज आती है, नहा और घिस घिस कर नहा मेरे भाई। हे भगवान, तो ये सब इस दुखी आत्मा का किया धरा है। ओ बहन, जिंदा थी तब तो तुझे चैन नहीं था, अभी आत्मा बनने के बाद तो ये सब हरकतें छोड़ दे। अरे आत्मा बनने के बाद मैं तुझे जी भर कर परेशान कर सकती हूँ, क्योंकि तेरे अलावा मैं किसी को दिखूंगी ही नहीं। बहन, तरस खा अपने भाई पर और पानी चालू कर दे। मैं नहीं करूंगी। माँ कहाँ हो माँ? उनको बुलाकर भी क्या होगा, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने बैठ जाएंगी। ए आत्मा बहन, चालू कर दे पानी। रिंकी उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन सोहम की गर्लफ्रेंड यशिका उसके घर आती है और उसे देखकर सोहम खुद से कहता है, अरे यार, ये यहाँ क्यों आ गई? मेरी आत्मा बहन की नजर इस पर पड़ गई तो मेरे चक्कर में वो इसे भी अपनी हरकतों से डरा देगी। क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर आई हूँ और तुम ऐसे चुपचाप खड़े हो। वो तभी सोहम की नजरें पंखे पर उल्टी लटकी रिंकी पर जाती है। यशिका उसे देखकर डर न जाए, इसीलिए सोहम उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगता है कि तभी अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं और घर की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। साथ ही घर में डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। इन सब से डरकर यशिका बेहोश हो जाती है और सोहम कहता है, यशिका होश में आओ। बस कर बहन, बस कर। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे जानबूझकर धक्का देकर सड़क पर मरने दिया था? अरे मैं तो तेरी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक कार तुझ पर से होकर निकल गई। तुझे अपने सामने ऐसे खून में देखकर मैं खुद बेहोश हो गया था। अरे तुझे क्या लगता है तेरे जाने से मैं खुश हूँ? नहीं बहन, तेरे जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। भले ही तू मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तू मुझे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। मैं जानती हूँ भाई, पर क्या करूँ, अचानक से ऊपर पहुँचने के बाद तुझे परेशान करने की खुजली मुझे बार बार खींच लाती है तेरे पास। लेकिन अब मुझे जाना होगा और मैं ऊपर जाकर भगवान को इतना परेशान करूंगी ना कि वो अगले जन्म में भी मुझे तेरी बहन बनाकर भेजेंगे। उसके इतना कहते ही एक तेज रोशनी होती है। तभी सोहम अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। कुछ देर बाद उस रोशनी के साथ रिंकी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।